भाई के साथ लंबी चौड़ी डिस्कशन चल रही थी, फिर मैंने सोचा अच्छा है जितना लेट पहुंचूंगा उतना आप खुश होंगे कि सर हमें ज़्यादा ना पढ़ा देंगे। आप क्या करेंगे? 11 मिनट 20 मिनट लेट होने के होते हैं वो तो 20 वो फर्स्ट क्लास है। अगर किसी भी दिन 20 मिनट लेट हो, जुम्मे वाला दिन जो है वो तो हमें पता होता है कि वो क्लास का ऑफिशियल टाइम से सवा 2 है, तो बाकी जिस भी दिन 20 मिनट लेट होगा खुश होंगे, 40 मिनट लेट होगा तो समोसे भी होंगे। इनकी किस्मत नहीं 40 नहीं सॉरी 30 मिनट होगा तो समोसे भी होंगे साथ। इनकी किस्मत में नहीं है, इनकी किस्मत वैसी नहीं है, ऑडिट वाले जैसी। कुछ बहुत मजेदार बातें पढ़ी कल हमने। SCCP और रजिस्ट्रार, इन दोनों में से अथॉरिटी कौन है? SCCP और इंसान कौन है? रजिस्ट्रार। एक बहुत ही आसान तरीन सवाल है, रजिस्ट्रार की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऑफिसर हमने कहा सर तो उतारो मिलाए कोई भी ऑफिसर, तो रजिस्ट्रार की डेफिनेशन बहरहाल रटा मारनी पड़ेगी, उसमें जितने भी 6 नाम हैं वो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रार और SCCP अथॉरिटी है, कानून साजी करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, सिस्टम बनाएगी, ऑफिसर्स होंगे। तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार कंपनी से इंफॉर्मेशन लिया करेगा, रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, कौन सी कब रजिस्टर हुई, कौन सी कब वाइंड अप हो गई, किसका क्या मामला है, किसके सालाना अकाउंट्स किस तरह के हैं, किसने मीटिंग में क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास की। तो कंपनियों के जो डे टू डे मामला और जो साथ साथ चीजें हैं वो ट्रैक रख रहा है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार और SCCP से रिलेटेड आप मुझे किसी का कोई सवाल? ये रजिस्ट्रार हर चीज का अलग होगा, इसमें वाइंडिंग अप का अलग नहीं, असल में ये रजिस्ट्रार से मुराद है आपके इलाके में जो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर है उसने आगे से अपने रैंक बनाए होंगे, उसने ऑफिसर डिवाइड किए होंगे कि वाइंडिंग अप का मामला तुम देखना, फलाना का मामला। हमारे नजदीक रजिस्ट्रार का मतलब है इनमें से कोई भी जो हमें रिलेट कर रहा है। जी सर, एक ऑफिस में एक ही रजिस्ट्रार होगा? एक से ज्यादा हो सकते हैं। हम ऐसे में रेलेवेंट रजिस्ट्रार के पास जाएंगे जो नीचे लेवल का है। कुछ चीजों में आगे जब आप CFR में रूल्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ये मामला सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जा सकता है। तो इस लेवल पे रजिस्ट्रार का मतलब है कोई भी रजिस्ट्रार। सर जो पावर रजिस्ट्रार की होगी वही SCCP? जी, क्या जो पावर रजिस्ट्रार की है वही SCCP की है? मुनासिब नहीं है ऐसा कहना। SCCP अथॉरिटी है, SCCP कानून साजी कर रहा है, ठीक है। SCCP बहुत सारी जगह पे फाइनल अप्रूवल देगा, SCCP बहुत सारी जगह पे लाइसेंस इशू करेगा। तो SCCP के ऑफिसर की पावर और SCCP के पावर में थोड़ा सा फर्क है। मतलब पूरे इदारे के पास क्या इख्तियार आता है, स्कैनिंग इदारा है, फ्रंट ऑफिसर एक ऑफिसर है। अब फ्रंट ऑफिसर के पास कुछ इख्तियार होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन हर वो इख्तियार जो फ्रंट ऑफिस के पास है हम कह सकते हैं कि वो स्कैन्स का तो है इख्तियार। तो हम रजिस्ट्रार की पावर उठा के SCCP के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम कहेंगे SCCP के ऑफिसर्स के पास ये पावर है। तो ये SCCP के ऑफिसर्स क्या लाएंगे? SCCP देखें, रजिस्ट्रार कानून साजी नहीं कर सकता, रजिस्ट्रार बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनियों की नहीं बनाएगा। सर SCCP यहाँ पे तो लिखा है जो भी मतलब रजिस्ट्रार वो है जो उनके ऑफिशियल्स होंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो कानून साजी भी यही नहीं करता। अब अगेन रजिस्ट्रार वो वाला ऑफिसर है जो कंपनियों के साथ डील कर रहा है। SCCP के ना अपने डिविजन बने हुए हैं, कंपनी लॉ डिवीजन, सिक्योरिटी मार्केट डिवीजन, फलाना डिवीजन। तो टेक्निकली अगर बहुत गहराई में जाके बात करें तो रजिस्ट्रार SCCP के कंपनी लॉ डिवीजन के कंप्लायंस विंग में आता है, नीचे जाके डिपार्टमेंट। कानून साजी वाले उसमें नहीं आता, स्टॉक एक्सचेंज के साथ डीलिंग वाले नहीं आता, उसमें रजिस्ट्रार इन्वॉल्व नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो SCCP की अपने डिवीजन, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार को एक इंसान समझ के बस उसके इंसानी फराइज देखने, उसको SCCP नहीं कंसिडर कर लेना। SCCP एक बड़ा इदारा है जिसके बहुत सारे और मकासद भी है। जी SCCP कंपनी है और रजिस्ट्रार इंसान है, कह सकते हैं। कंपनी से बजाय ज्यादा प्यारा लफ्ज है अथॉरिटी। SCCP अथॉरिटी है और रजिस्ट्रार उस अथॉरिटी के अंदर एक खास डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर जिसका काम कंपनियों के साथ राब्ता शाब्ता कर। एक आर्टिफिशियल पर्सन वाइट, बिल्कुल ऐसे ही एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक नेचुरल पर्सन है। रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिफाइन होती है? रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन SCCP डिफाइन करेगा। SCCP एक्ट 1997 जो है उसमें उन्होंने पूरा बनाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से एरिया होगा, किन किन मामलात में किस लेवल का रजिस्ट्रार देखेगा। तो जो उनके कानून है ना वो बताएंगे, हमें नहीं लॉ बताएगा। हमें लॉ हमेशा कहेगा रजिस्ट्रार के पास, इससे ज्यादा लॉ हमें नहीं बताएगा कि कौन से रजिस्ट्रार के पास जाए। जब हम जाएंगे रजिस्ट्रार के पास तो हो सकता है वो बताए, पहले इधर नहीं। कई दफा गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, आप कहते हैं मेरी एप्लीकेशन, कहते हैं ये नहीं, वो वाले डिपार्टमेंट में वो वाले साहब के पास जाओ। तो लॉ इधर हमें इतनी गहराई में नहीं बता रहा, वो बस कह रहे हैं रजिस्ट्रार, जो आपको नजर आए वो रजिस्ट्रार है। जब जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि वो किसके हुदूद में आते हैं। हमारे सिलेबस में डिटेल नहीं है, वो कहते हैं इंट्रोडक्शन टू SCCP एंड रजिस्ट्रार, बस एक तारुफ कि इस लेवल पे लोगों को बस ये पता लग जाए कि SCCP क्या बला है और रजिस्ट्रार क्या चीज होती है।
जी फिर आप लोगों ने पढ़ी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। चंद लोग अगर मिलकर इरादा करते हैं कि वो सवाब कमाएं तो उन्हें बस सिर्फ सवाब ही कमाना चाहिए और ऐसे रूल्स बना लेने चाहिए कि वो एंड तक सिर्फ सवाब ही कमाते रहें, वो प्रॉफिट के ऊपर गंदी नजर ना रखें। तो अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना चाहते हैं तो जितने भी दोस्त हैं वो मिलके एससीसीपी को अप्लाई करेंगे और उनसे कहेंगे हमें एक लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस एससीसीपी तब देगा जब 4 शर्तें पूरी हों। कौन सी 4? सर वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड ना दें, वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड, प्रॉफिट, किसी भी किस्म का कोई हिस्सा नहीं देंगे और सर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हों जो कमीशन पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जाने वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर कुछ उन्होंने डिपार्टमेंट्स बताए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स पर्पसेस बताए हुए हैं कि इनमें से किसी एक में, और अभी तो आपने कुछ कह दिया लेकिन पेपर के लिए आपको वो कुछ याद होना चाहिए। और चौथा सर फंस गए ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप पहले पॉइंट के साथ दूसरा जोड़ देंगे। जो प्रॉफिट वाला है ना इसमें से 2 निकल आते हैं। मेंबर्स को नहीं देंगे फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स पे लगाएंगे। ऑब्जेक्ट ये 2 पॉइंट मिल जाएगा। मेंबर्स को नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन लगाएंगे। ठीक है, ये 4 शर्तें पूरी होने पर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद ये एक नॉर्मल कंपनी की तरह ऑपरेट करेगी। सारा नॉर्मल कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, जो कुछ है वो सब इसको है। सिर्फ एक इसको एक्स्ट्रा फेवर ये है कि नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड इस तरह के वर्ड्स ना लगाए तो चल जाएगा काम। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर यही डिफरेंस है जो 4 पॉइंट है जिस दूसरी लिमिटेड कंपनी। जी, अगर आपसे को पूछे एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या फर्क है बाकियों से, तो आप कहें इनके कानून का फर्क है। ये लाइसेंस से ऑपरेट करते हैं, वो लोग लाइसेंस से ऑपरेट नहीं करते। ये रजिस्टर होते वक्त कुछ शर्तें अपने ऊपर लगाते हैं, वो लोग अपने ऊपर शर्तें नहीं लगा सकते। अब आप इन पॉइंट्स में से एक को डिफरेंस बता सकते हैं। ये डिविडेंड नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं। ये पैसा सिर्फ एक जगह लगा सकते हैं, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन सालमियत और बका के अलावा के ऊपर तो एक नॉर्मल कंपनी को भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, ये एससीसीपी के पास डायरेक्टली जाते हैं रजिस्टर होने के लिए। बाकी जो कंपनी बनाएगा वो हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि क्या है। तो ये चंद फर्क बताए जा सकते हैं। फिर वाइंडिंग अप के बात हो सकती है कि वाइंडिंग अप के वक्त भी इनको एसेट्स नहीं मिलेंगे। तो जब हमें थोड़ा सा बाकी कंपनियां भी समझ आ जाए तो फिर इसका और बाकी कंपनियों का डिफरेंस हम जो है वो खुद से 5-6 पॉइंट्स बना सकते हैं। जी, ये 4 शर्तें समझ आई। सर ये कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती? ये किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकती है जो इसके ऑब्जेक्ट्स में डिफाइंड हो, वरना ये इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब ये जो ये इनका मकसद है भूखों को खाना खिलाना। इनके पास पैसे बच गए, इन्होंने कहा काम करते हैं इसको फलाना जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से मजीद प्रॉफिट आएगा, वो उससे मजीद भूखों को खाना खिला देंगे। नहीं, आप अपने ऑब्जेक्ट्स पर खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, आप एग्रीमेंट कर लें किसी से गंदम का अगले 2 साल का इस रेट पे लेंगे, तो मतलब आप अभी से एडवांस पेमेंट कर दें। आप इन्वेस्ट करें तो उसी एवेन्यू में इन्वेस्ट करें, उसी जगह इन्वेस्ट करना है। आपके पास पैसा, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको पता है कि आज बेड्स जो है वो 40,000 के मिलते हैं, आज से 2 साल बाद 60,000 के होंगे। तो आज कहीं 40,000 लगा के 2 साल बाद 60,000 की इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि आज 40,000 अपने ऑब्जेक्ट पे लगाएं, सर्व भी करें और पैसा भी सही जगह लग गया। तो इस इदारे को अपनी ही एवेन्यूज में खेलना है। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है? एक, सिर्फ एक, वन, एनीवन, इनमें से सिर्फ एक से ज्यादा अलाउड नहीं है। जी सर इसमें डायरेक्टर्स की तादाद कितनी? नॉर्मल कंपनी के सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। नहीं ऐसे पब्लिक की प्राइवेट? अगेन आपकी किताब ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। प्रैक्टिकली ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर होते हैं, लेकिन आपकी किताब में जुमला लिखा हुआ है कि ये अपने एंड से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज हटाना चाहें तो इससे फीलिंग आती है कि प्राइवेट हो सकते हैं, बट एज पर रेगुलेशंस ये सिर्फ पब्लिक होते हैं। सर बुक पे नहीं है प्राइवेट, आपने जो स्लाइड पे लिखा था उस पे था प्राइवेट। अच्छा, बुक से फिर इसका मतलब है उड़ा दिया गया, मतलब वो यही प्राइवेट, क्योंकि ये वाला जुमला पहले आ रहा होता था और उसकी वजह से कंफ्यूजन बनती थी। जी, तो प्राइवेटली कुछ लोग अब खुद ही नॉट फॉर प्रॉफिट शुरू कर, कुछ लोग खुद ही से अगर नॉट फॉर प्रॉफिट शुरू कर देते हैं तो वो कंपनी लॉ के अंडर नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि जब वो खुद से शुरू कर देते हैं ना और कल को किसी जगह फंसते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी नहीं मिलती तो बड़े दुखी हो जाते हैं। दूसरा, भाई आप किसी के पास जाएं और उसे जाके कहें हमारे इदारे में इन्वेस्ट करो, बड़ा जबरदस्त इदारा है, वो कहेगा क्या इदारे का नाम है? आप कहेंगे ये, उसने कभी सुना ही नहीं। अच्छा आप स्टॉक एक्सचेंज पे हो, अच्छा आप रजिस्टर्ड हो, अच्छा आपका इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या है, आपकी कौन सी कंपनी है? आप कहेंगे नहीं कंपनी नहीं है, बस हम लोगों ने इदारा बनाया था। तो आपके इदारे की फील वो वाली नहीं होगी। तो कंपनी बनाने से लोगों का ट्रस्ट बन जाता है कि ये रेगुलेटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए आप अगर आए, अगर आप नहीं उधर जाना चाहते तो आपके पास एक और जगह मौजूद है, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। आप फिर वहां जाएंगे और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराएंगे, और अगर आप वो रजिस्टर कराएंगे तो फिर आप इवन बॉडी कॉर्पोरेट कहलाना भी बंद हो जाएंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो एक्सक्लूजन है।
तो इस वक्त हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट उन इदारों को कह रहे हैं जिन्होंने चूज किया है कि वो कंपनी लॉ के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएं। जी सर इसके लिए मिनिमम मेंबर की भी शर्त है? सब कुछ कंपनी जैसा, सब कुछ मैं वही कह रहा हूँ। रिलीज भी लोग थे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, सब कुछ कंपनी जैसा है। मैं बार बार यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर कंपनी है, इस पे सारे कंपनी वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। बस खास बात है कि डिविडेंड और ये वाली बातें उन्होंने रोक दी। जैसे प्राइवेट कंपनी है ना, हर जगह उसके ऊपर सारे रूल अप्लाई करते हैं, जहां नहीं होना होता तो बता देते हैं। तो सब कुछ वैसा ही होता है, सिर्फ उसकी इजाफी 3 शर्तें होती हैं। तो इसी तरह से इनकी ये इजाफी 3-4 शर्तें जो इन्होंने फॉलो करनी है, बकाया ये एक नॉर्मल कंपनी की तरह जिएंगे और सब कुछ नॉर्मल कंपनी की तरह करेंगे। जी सर अगर ये पब्लिक कंपनी की तरह होती है तो वो लिस्टेड एंड लिस्टेड का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 100%। लेकिन जो भी इनमें इन्वेस्ट करेगा वो ये सोच के इन्वेस्ट करेगा कि इसमें जो रिटर्न नहीं आना। मैं सब आपके लिए डोनेशन जैसे सॉर्ट ऑफ। जी सर इसमें तो डिविडेंड की जगह कोई और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज होना चाहिए। हाँ मतलब डिविडेंड एटसेट्रा। असल में आपकी किताब ना आपके लेवल पे अल्फाज कुछ भी इस्तेमाल करके वो करते हैं कि चलो ठीक है इधर काम चल जाएगा, क्योंकि इधर लोगों को वर्ड डिविडेंड ज्यादा समझ आता है। वरना यहाँ वर्ड जो टेक्निकल वर्ड है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किसी भी किस्म की प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है कि हमें किताब एक खास लेवल तक ही बताना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि इसी फाइनल में आएंगे तो ये पढ़ ही लेंगे। जी लाइसेंस की शर्तें समझ आई? वो शर्तें उसमें सारी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं और आधी तो वाइंडिंग अप वाली बातें लिखी हुई हैं। और फिर लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो फिर पहले वो ट्रांसफर करेंगे, फिर रजिस्ट्रार को बताएंगे, फिर वाइंडिंग अप की तरफ जाएंगे। 3 अलग अलग फेज हैं। पहले ट्रांसफर करें, कुछ पैसे रोक लें, फिर रजिस्ट्रार को बताएंगे हमने ट्रांसफर कर दिया, और फिर या वाइंड अप की तरफ जाएं या नेम स्ट्राइक ऑफ करने की तरफ जाएं। कंप्लीट टॉपिक में किसी का कोई सवाल? ऑल क्लियर? तैयार है आगे पढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए तैयार है? कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन एक बड़ा शदीद नजरियाती इख्तिलाफ इस किताब के साथ मेरा ये है कि दिस शुड बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ तक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था। बस बता दिया कंपनी क्या होती है, कंपनियों को कौन चलाता है, क्या अथॉरिटी है, अथॉरिटी नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी फलाना, सारी बातें बता दी। अब उन्हें अगले चैप्टर में जाके बताना चाहिए था कंपनी रजिस्टर कैसे होती है। इन्होंने क्या किया, इस चैप्टर के एंड पे बताना शुरू किया और एक खास जगह पे कहा बाकी बातें अगले चैप्टर में होंगी, जिसकी वजह से जरा खिचड़ी ज्यादा पड़ गई। लेकिन आपने जब भी इन 2 चैप्टर्स को तैयार करना है, आपने 1 और 2 को कंबाइन करके सोचना है। 1 अलग और 2 अलग सोचेंगे तो परेशान होंगे, क्योंकि 1 का आखिरी यूनिट 2 से कनेक्ट होता है और 1 के आखिरी यूनिट के फौरन बाद 2 के आखिरी यूनिट वाला काम है और फिर 2 की पिछले यूनिट का आना होता है। तो वो बड़ी खिचड़ी पका दी इन्होंने। तो मैं इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को शुरू से लेके एंड तक चलूंगा और जब ये प्रोसेस खत्म होगा तो चैप्टर 2 भी खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का मतलब है कंपनियों को रजिस्टर करवाना। एक अहम सवाल है, कंपनियां हम रजिस्टर क्यों करवाते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। यस, हमारी ख्वाहिश होती है लिमिटेड लायबिलिटी और हम चाहते हैं रेगुलेट हो, ऑथराइज के फीचर हो, कंपनी के फीचर्स हमें मिल जाएं, हम पे लोग ट्रस्ट कर लें, सिस्टमैटिक वे में चलें। और ये तो रिकॉर्ड आ जाता है, वो रिकॉर्ड रहे गवर्नमेंट के पास, हर चीज हर जगह लिखी हुई हो, लिखत पढ़त हो और हर चीज सिस्टमैटिक वे में हो। बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट लोन, ये अपनी खुशी से कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। कभी कभी आप चाहें या ना चाहें आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ जाती है। कानून ने एक लिमिट बताई, उसने कहा जी पाकिस्तान में अगर 20 से ज्यादा पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप के तौर पे काम नहीं कर सकते। सेक्शन 9 है, प्री रिजल्ट वाले अगर क्लास में मौजूद है तो सुन लें, ये सेक्शन उस वक्त नहीं था किताब में। 3 सेक्शन ऐसे हैं जो हमने इजाफी पढ़ने हैं, 9, 14, 15। तो जो इस चैप्टर में हमारे हैं, वो कौन सी कंपनियां हैं जो रजिस्टर करवानी जरूरी है, वो कौन से सेटअप है? रूल ये है कि पाकिस्तान में 20 से ज्यादा लोग कभी भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी के तौर पे नहीं चल सकते। अगर वो एक बिजनेस कर रहे हैं तो दे मस्ट रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। तो अगर पाकिस्तान में किसी भी वक्त आपको नजर आए कि 21 बंदे पार्टनरशिप चला रहे हैं तो कानून उन्हें मना कर देगा, खबरदार तुम लोगों को इस वक्त रजिस्टर होना पड़ेगा।
लेकिन सर पार्टनरशिप एक्ट तो कहता है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो तो चला सकते हैं। ठीक है, मजे की बात है पार्टनरशिप एक्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मजे की बात है पार्टनरशिप एक्ट ने आज तक ना 20 क्लास बोला, ना 10 क्लास बोला, ना कुछ और। पार्टनरशिप एक्ट में किताब ने लिखा है कि कंपनी लॉ ने कहा है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक वर्ड आएगा एक्सेप्शंस, और नीचे कुछ ऐसी गुंजाइशें नजर आएंगी जहां 20 से कम और ज्यादा वाला भी मामला है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको प्रोफेशनल भी नजर आ जाएंगे यहीं पे इन 4 पॉइंट्स में। तो रूल क्या है, 20 से ज्यादा लोग एक पार्टनरशिप नहीं चला सकते। कंपनीज एक्ट सेक्शन 9 ये कहता है कि उनको लाजमी कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाना होगा। डन। अब क्या हर 20 से ऊपर बिजनेस रजिस्टर होगा? 4 एक्सेप्शन देते हैं। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। अगर एक जॉइंट फैमिली है, भाई एक फैमिली है, उस फैमिली के मेंबर्स सब मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं, अगर तो वो बिजनेस सिर्फ उसी फैमिली के अंदर हो रहा है तो उस फैमिली के चाहे उसमें 25 लोग हों, चाहे 40 लोग हों, चाहे 200 लोग हों, अगर एक जॉइंट फैमिली अपना जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रही है तो कंपनी लॉ उनको जबरदस्ती कंपनी रजिस्टर कराने का नहीं रहेगा। इससे पहले कि आपके जहन में मुख्तलिफ सवाल आए, मैं आपको बता देता हूँ वर्ड जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन कंपनीज लॉ ने नहीं बताई। तो कोई भी जॉइंट फैमिली, जिसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है, वो जॉइंट फैमिली अगर अपना वो जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रही है, जॉइंट फैमिली को अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये टेक्स्ट के अंदर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहाँ से आया? कर्ता से। कर्ता धर्ता सुना है? तो ऐसे में इन्होंने हमारा ये जितने भी हमारे कानून है ना, इसके पीछे बरसगीर है। तो बरसगीर में एक हिंदुओं का बिजनेस, मतलब अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखें तो उसमें सास बहू और इस तरह के उल्टे सीधे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। आजकल तो बहुत ही गैर अखलाकी चीजें भी चल रही हैं। बट इंडियन कोई भी ड्रामा देखें तो वहाँ हर फैमिली करोड़ों का वो बिजनेस कर रही होती है और सबके साथ उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो इंडियंस के यहाँ ये कंबाइंड फैमिली का काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट था, कंबाइंड फैमिली बिजनेस का। तो वहाँ एक कर्ता होता था जो फैमिली का हेड होता था। कर्ता से नीचे उसके बच्चे होते थे, उनके बच्चे होते थे, उनके बच्चे होते थे। फिर इस फैमिली की अनमैरिड डॉटर्स होती थी, दूसरी फैमिलियों से आई हुई मैरिड डॉटर्स होती थी। यानी अगर एक फैमिली की बेटी दूसरी फैमिली में चली गई है तो उस फैमिली में काउंट नहीं होगी, लेकिन इसकी जो गैर शादीशुदा बेटी है वो इसी फैमिली में काउंट होगी। तो दादा, दादे की औलाद, उनकी औलाद, ये 3 नस्लों में फैली हुई जो बिजनेस है ये जॉइंट फैमिली बिजनेस है। इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, जो डिवाइड नहीं हुई। जो बेटियां डिवाइड होकर कहीं और चली गई वो फिर हमारे खाते में नहीं। तो टेक्स्ट ने थोड़ा सा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे बात की है, लेकिन उसको बहुत डिटेल से नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये कर्ता वाला कॉन्सेप्ट है कि एक कर्ता जो कि हेड ऑफ द फैमिली है और उससे नीचे की 2 नस्लें। तो अगर एक ऐसी, इसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं कि जिसमें 3 नस्लें आ रही हो, दादा, बच्चे और उनके बच्चे, सारे के सारे मर्द, औरतों में गैर शादीशुदा होते हैं और दूसरी फैमिलियों से आई हुई शादीशुदा होते हैं, वो आपकी फैमिली में काउंट होंगे। उनको सरनेम भी आपकी फैमिली का मिलेगा, अपनी फैमिली का सरनेम छोड़ना पड़ेगा। ये पुराने कोई हिंदुओं के जमाने से चला आ रहा है, बात समझ आई? तो जॉइंट फैमिली हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने एमी जरा सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि जॉइंट फैमिली का मतलब है 3 नस्लों पे फैला हुआ एक बिजनेस जिसमें जितने भी ब्लड रिलेशंस हैं वो सबके सब आ रहे होते हैं। तो अगर एक ही फैमिली अपना फैमिली बिजनेस चला रही है और उसमें 20 से ऊपर मेंबर चले गए तो लॉ खामोश हो जाएगा। लॉ ने कहा था 20 से ऊपर जब भी बंदे जाएंगे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। यहाँ लॉ ने आपको एक्सेप्शन दे दी, ओके 20 से ऊपर चले जाओ, हमें कोई दुख नहीं है, मत कराना रजिस्टर। खैर ये बात समझ आई? अब बात करते हैं 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट फैमिलीज। कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट फैमिलीज आपस में जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। अब तो वो सिंगल जॉइंट फैमिली नहीं रही। तो हो सकता है खोखरों ने टिवानों के साथ मिलकर बिजनेस किया हो। खोखरों की फैमिली है, जी टिवानों की फैमिली है, ये दोनों फैमिलियां आपस में जॉइंट वेंचर करके बिजनेस कर रहे हैं और लोगों की तादाद 20 से ऊपर चली गई। अब क्या करें? लॉ ने गुंजाइश निकाली। उसने कहा काम करो, जो छोटे बच्चे हैं ना उनको मत काउंट करो। फैमिली बिजनेस में तो छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, उनके नाम पे भी एसेट्स वगैरह होते हैं। उन्होंने कहा बच्चों को माइनस करके काउंट करें। फर्स्ट करें खोखर और टिवाने ये लोग मिलके जो काम कर रहे थे तो ये 27 मेंबर्स थे। फिर जब हमने बच्चे माइनस किए तो 8 बच्चे थे, तो पता लगा 19 एडल्ट्स हैं, 19 मेजर्स हैं। तो बड़े दोनों फैमिलियों के मिला के 20 के अंदर अंदर आ गए, अलाउड है। इसका मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस तो जितना मर्जी बड़ा हो उसमें अलाउड है,
दो या दो से ज्यादा फैमिलीज, दो या दो से ज्यादा जॉइंट फैमिली बिजनेसेस अगर आपस में मिलके कर रहे हैं तो उनकी कंबाइंड तादाद बच्चों को माइनस करके अगर 20 के अंदर अंदर रहती है तो ठीक है, बच्चे ऐड करके 20 पे से ऊपर चले गए लोगों कोई मसला नहीं। अंग्रेजी देखते हैं, a partnership of 2 or more joint families where the total number of members of such families excluding the minor members, total number of members उन families के मिला के बच्चे माइनस करने के बाद does not exceed 20। अगर बच्चे माइनस करने के बाद वो 20 से ऊपर नहीं जाते तो फिर चल रहा डन। फर्ज करें हमें 35 बंदे नजर आए, हमने वो ये 35 बंदे मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं और ये कंपनी नहीं रजिस्टर हुए, पता लगा वो 35 बंदे बैंक बना के चला रहे हैं और वो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 में रजिस्टर हुए हैं। हमारा मकसद क्या है इस रूल का कि अनरेगुलेटेड 20 से ज्यादा बंदे काम ना कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो अगर वो ऑलरेडी किसी और कानून में रजिस्टर हुए हैं फिर कंपनी लॉ कुछ नहीं कह रहा। हम कह रहे हैं 20 से ज्यादा लोग अगर पार्टनरशिप बना के चल रहे हैं तो दे मस्ट फॉर्म अ कंपनी, लेकिन अगर वो लोग ऑलरेडी किसी कॉर्पोरेट के तौर पे ऑलरेडी किसी और लॉ में किसी और तरीके से रजिस्टर हुए हैं फिर हमें कुछ नहीं कहना। एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अलावा कोई भी एसोसिएशन फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर पाकिस्तानी लॉ, तो पाकिस्तान के किसी भी और लॉ में इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर है, मुदारबा रजिस्टर है, बैंक रजिस्टर है, फलाना रजिस्टर है, म्यूचुअल फंड रजिस्टर है, भले 20 से ऊपर है, चूंकि वो रजिस्टर है तो उन्हें यहाँ रजिस्टर की जरूरत नहीं। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी क्यों रजिस्टर कराते हैं, कुछ तो वो फायदे हैं जो हमें चाहिए और कभी कभी मजबूरी है कि हम 20 से ज्यादा थे तो लॉ ने कह दिया कंपनी बना लो, नहीं तो लेवल 1 पेनल्टी होगी। लेवल 1 का क्या मतलब होता है? थोड़े से जो सेक्शन 479 में जो कि हमारे सिलेबस में। दूसरी भी मजे की बुक कही है, उन्होंने कहा पर्सनली लायबल हो गया, ऐसे जैसे पहले तो पर्सनली लायबल थे ही नहीं, सजा का लेवल चेक करें भाई, जो पहली पार्टनरशिप है वो तो पर्सनली लायबल है, तो उन्होंने कह दिया लेवल 1 पेनल्टी होगी और देखो तुम लोग पर्सनली लायबल हो गए, तो ये तो सजा नहीं थी, सजा लेवल 1 थी। तो बात समझ आई। चौथी चीज, अगर कुछ प्रोफेशनल्स हैं, अगर कुछ प्रोफेशनल है, कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर अपना अदारा बनाया हुआ है, लॉयर्स ने मिलकर बनाया हुआ है, अकाउंटेंट्स ने मिलकर बनाया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर बनाया हुआ है, टीचर्स ने मिलकर बनाया हुआ है, कहीं पे भी प्रोफेशनल्स, किसी भी फील्ड में जो प्रोफेशंस काउंट होते हैं, अगर प्रोफेशनल्स ने मिलजुल के अदारा बनाया हुआ है, अब वो भले 20 से ऊपर हो, उनको कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो पूरे प्रोफेशनल्स का इदारा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी के अंडर आता होगा। आईकैप का अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर अपनी फर्म बना रहे हैं तो वो आईकैप रेगुलेट कर रहा है, डॉक्टर्स बना रहे हैं तो डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा, इंजीनियर बना रहे हैं तो इंजीनियरिंग काउंसिल देखेगी। तो वो भले पार्टनरशिप हो, भले 20 से ऊपर हो, लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनल्स हैं उनको कंपनी बनाने की शर्त नहीं। तो आज हमने जो सेक्शन अभी पढ़ा वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस अगर 20 से ज्यादा पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं तो वो, और उनका मकसद प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग मिलजुल के अगर जो है वो सड़क से रोड़े हटा रहे हैं तो ये इनको कंपनी नहीं बनाना। 20 से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इनको लाजमी कंपनी बनानी होगी, अनलेस के इन चार में से कोई एक्सेप्शन हो। एक एक्सेप्शन ये कि किसी और लॉ में रजिस्टर हुए हो, एक एक्सेप्शन ये है कि एक जॉइंट फैमिली हो, फिर ये आज़ाद है। एक ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज की ऐसी पार्टनरशिप जिसके टोटल मेंबर्स 20 के अंदर रहें, अगर हम बच्चों को एक्सक्लूड कर दें। और चौथी चीज, अगर ये प्रोफेशनल्स हैं तो इन 4 एक्सेप्शन में कंपनी नहीं बनानी, अदरवाइज 20 से ऊपर वाले बंदों को कंपनी बनानी पड़ेगी। सर इस सेक्शन में कोई कंफ्यूजन? जी सर, ये जो फाइन है ये कितने टाइम बाद पे करना है? मतलब जी बिल्कुल। अब अगेन जिस वक्त वो पेनल्टी आप पे अप्लाई हो जाती है ना तो फिर उस पे उसी वक्त वो वाजिब बुलाना है। फिर इसमें डिफॉल्ट सरचार्ज की भी कॉन्सेप्ट होती है कंपनीज एक्ट में। अक्सर पेनल्टीज ऐसी हैं जो एक खास टाइम तक ना दें तो उन पे 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगेन ये नहीं, अगर वो एक बार फाइन दे दें, ठीक है, और वो दोबारा रजिस्टर ना करवाएं, नेक्स्ट टाइम का अगेन इसमें मैं एक ट्यूटर नोट आपको रेफर करूंगा, किताब में ना एक जगह मैंने सहूलत के लिए ये लेवल 1, 2, 3 को डिफाइन कर दिया, सिलेबस में नहीं है। ये फाइन एक दफा तो पड़ता है टोटल और फिर पर डे पड़ रहा होता है, और उस पे लिखा होता है कि जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा ये पर डे फाइन पड़ता रहेगा। तो वो भी इतने सहने हैं कि वो एक टाइम फाइन देके, ऐसा नहीं कि फाइन देके और आजाद हो जाएं, तो फाइन चलता है। जी पार्टनरशिप को इन्होंने इसलिए कि पार्टनरशिप का अपना एक एक्ट है, पार्टनरशिप का जो लॉ आप जानते हैं। अब पार्टनरशिप कुछ रजिस्टर होके चल सकती है, कुछ बगैर रजिस्टर हुए। तो अगर एक पार्टनरशिप रजिस्टर हो गई पार्टनरशिप एक्ट में
तो स्टिल हमारे लिए वो खतरा है, हम उसे नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा है कि पार्टनरशिप के अलावा अगर कोई और है और वो किसी लॉ में रजिस्टर हो जाए तो ठीक है, उसको हम एग्जाम कर देते हैं, लेकिन पार्टनरशिप भले पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर हो जाए, स्टिल उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप को तो हम बिल्कुल छूट नहीं देना। सर क्या वो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो रेगुलेट सही तरह नहीं होगा? हाँ, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप का एक्ट हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा नहीं है, और वाकई बहुत अच्छा नहीं है, वो थोड़ा इनफॉर्मल जरा ज़्यादा है। जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म होती है ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत है? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं होती, ये आईकैप के कानून के तहत होती है, आईकैप में रजिस्टर होते हैं। जी, एससीसीपी को क्या फायदा है हमारे रजिस्टर होने से? क्या फायदा है? कंपनियां रजिस्टर होने के बाद जो फाइलिंग करती हैं उसके भी पैसे हैं, रजिस्टर होने के भी पैसे हैं, सालाना भी पैसे हैं, फॉर्म जमा कराने के पैसे हैं, रेजोल्यूशन फाइल करने के पैसे हैं, पैसे ही पैसे। एससीसीपी कहलाता है सेल्फ रेगुलेटेड इदारा। ये इदारा गवर्नमेंट के बजट से पैसे नहीं देता, ये फीसों से, फाइन से और इनसे अपना सारा बजट पूरा करता है और अपने गराजों में काफी भी पूरे करता है, जस्ट लाइक आईकैप। आईकैप गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगता, बच्चों से पैसे मांगता है, मेंबर से पैसे मांगता है। वैसे ना रजिस्टर कराने का फायदा ये टैक्स छुपा रहेगा। ठीक है जी, ना रजिस्टर कराने का फायदा ये टैक्स छुपा रहेगा। असल में अभी तो आप बहुत छोटे हो और अभी से आपके जहन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, कल को आपने बड़े होना है, आपके ये ख्यालात मजीद सिफली डायरेक्शन में चले जाएंगे और मजीद ऐसी खराफात जहन में आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप जो जो पढ़ते जाएंगे उस पढ़े हुए को आप उस नेगेटिविटी के दायरे में जब ले जाके वो करेंगे तो खुदा ना खास्ता हो सकता है एक दिन आप एक गलत किस्म के टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाएं जो कि लोगों को जो है वो गलत सर्विस दे रहा हो। तो आईकैप ने कोड ऑफ एथिक्स जगह जगह दी है। एमएफए में आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं, आप FR2 में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं, आप ऑडिट में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा टैक्स के अंदर थोड़ा सा कोड ऑफ एथिक्स का तस्करा देखते हैं, PRC के अंदर हल्का सा एथिक्स का तस्करा है, CFEP 1 में एथिक्स पढ़ते हैं, 2 में एथिक्स पढ़ते हैं, 3 में एथिक्स पढ़ते हैं, 5 में एथिक्स पढ़ते हैं, 6 में एथिक्स पढ़ते हैं, MSA 1 में पढ़ते हैं, MSA 2 में पढ़ते हैं। एथिक्स के 2 पेपर ऑनलाइन देने होते हैं नई स्कीम के मुताबिक, आप वो देते हैं। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि वो बच्चे जिनके जहन में खतरनाक ख्यालात आते हो उनको आहिस्ता 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 एथिक्स बता के एक अच्छा प्रोफेशनल अकाउंटेंट बना दिया जाए। तो ये अभी बिगिनर पॉइंट है, कोशिश करने के आहिस्ता आहिस्ता आप एथिक्स में अपने आप को ढाल लें, क्योंकि हर सर्विस के अंदर अच्छाई बुराई दोनों तरह से मौजूद होती है। तो आपने सही कहा है कि कंपनी ना बनाने से कई दफा लोगों को लगता है कि वो ज्यादा फायदे में है, लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, बहुत सारे लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते और बहुत सारी जगह पे उनके लिए बहुत सारे मामला मुश्किल हो जाते हैं। जैसे जो फाइलर नहीं होते उनकी एक जगह पे एक ट्रांजेक्शन डबल ट्रिपल रेट पे पड़ रही होती है, तो फिर वो हिसाब लगाते हैं कि हमें वो ज्यादा ट्रांजैक्शन महंगी देने में फायदा है या रजिस्टर होने में फायदा है। तो अगेन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो FBR दायरा तंग करता जा रहा है। पहले 2-2.5 लाख फाइलर होते थे पाकिस्तान में, अब 25 लाख के आसपास हो गए हैं, इंशाल्लाह आगे और बढ़ जाएंगे। अभी भी हम आबादी के 1% 1% ऑफ द लोग टैक्स देने की ख्वाहिश करते हैं। जी, ये बात समझ आई? सर इसमें जो पेनल्टी है इसमें तो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर 20 से ज्यादा हो और वो कंपनी ना रजिस्टर फिर ये इनको ऐसे ही है। अगर ये कानून फॉलो नहीं करेंगे यानी कि रजिस्टर नहीं होंगे तो फिर पेनल्टी पड़ेगी। और हम कह रहे हैं लेवल 1 के साथ पर्सनली लायबल, हाँ, तो ये भी तो डिफाइन होना चाहिए था, ये जो पर्सनली लायबल कितना लायबल हो सकता पर्सनली ऑल लायबिलिटीज, जितना भी इस बिजनेस की लायबिलिटीज होंगी ये पर्सनली लायबल होंगी, यानी कि इनको कोई लिमिटेड लायबिलिटी की छत नहीं मिलेगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताने की जरूरत नहीं थी उन्हें, ये तो बहरहाल वो लोग हैं। अच्छा, ये वो अदर देन हाँ, सर ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, अगर उसके मेंबर 20 से कम हो ठीक है तो वो भी पार्टनरशिप होगी जी। अगर 20 से कम है तो वो है, और अगर 20 से कम है और वो अपने आप को रजिस्टर ना कराना चाहे जी, 20 से ज्यादा है तो वो चाहे या ना चाहे उन्हें रजिस्टर होना है। फिर उनकी मर्जी। हाँ, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में नहीं गए तो किसी और कानून में चले गए तो भी ठीक है, हम चाह रहे हैं बस वो रेगुलेट हो जाए। 20 से कम लोग बगैर लाइसेंस के एसोसिएशन जी, 20 से कम लोग अगर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चलाना चाहते हैं और वो खुद ही भाई आप में से 3 दोस्त उठ के कई भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, आपको क्या पता कहीं रजिस्टर तो आप होंगे ना जब लेवल बढ़ेगा। 20 से ऊपर हुए तो ये सेक्शन कहेगा कि आपको कंपनी बनानी है, और अदरवाइज अगर आपको ज्यादा बड़ी डोनेशन चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। जी, ऑल डन। सेक्शन 9 ये सिलेबस में पहली दफा ही आया है बड़े अरसे बाद, ये 2013-14 में सिलेबस में हुआ करता था। उसके बाद से जब इन्होंने ये सब्जेक्ट को जोड़ा था तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा से सेक्शन माइनस कर दिए थे, ये उनमें से एक है।
आगे चलते हैं। अब कंपनी बनानी है तो कितने लोग मिलके कंपनी बनाएंगे? पब्लिक कंपनी कम से कम 3 बंदे मिलके बनाएंगे, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 बंदे बनाएंगे, और सिंगल मेंबर कंपनी एक ही बंदा बनाएगा। तो वो 3 और मोर, 2 और मोर, और यहाँ 1 पर्सन और मोर नहीं लिखा हुआ। ये क्या करेंगे, ये भी जितने भी लोग हैं जो लॉफुल पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं वो अपने नाम मेमोरेंडम में देंगे और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। अब दुख की बात ये है कि आप पूछेंगे मेमोरेंडम क्या है, और मैं आपको बताऊंगा वो इस चैप्टर में नहीं बताया, वो तो अगले चैप्टर में बताया। तो ये थोड़ा सा इन्होंने खिचड़ी पका दी है कि ये इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जिसमें चैप्टर 2 बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो चैप्टर 1 में बताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आधे अल्फाज समझ नहीं आते। तो कल तो 3-4 चीजें मैंने आपसे कही थी कि वो तो हम पढ़ेंगे ही आगे। तो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये है कि 3 बंदे, 2 बंदे या 1 बंदा चाहिए होता है। अब अगेन सिंगल मेंबर कंपनी में एक बंदा, अगर एक बंदे की अचानक से डेथ हो जाए, एक बंदा अगर छोड़ जाए, एक बंदा अगर खत्म करना चाहे बिजनेस, तो उसके लिए क्या है, उन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सिंगल मेंबर कंपनी में जो सब्सक्राइबर है ना मेमोरेंडम का, वो जो बानी है, अभी मेमोरेंडम क्या होता है इसके ऊपर हमने भी आगे बात करेंगे। जो बानी है कंपनी का, शैल नॉमिनेट अ पर्सन, एक बंदे का नाम देगा, who in the event of death of the sole member shall be responsible। अगर ये बंदा मर जाएगा तो वो एक बंदा क्या करेगा, वो एक बंदा उस बंदे के जिम्मे होगा ट्रांसफर द शेयर्स टू लीगल हेयर सब्जेक्ट टू सक्सेशन अंडर इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो बंदा इसका वारिस नहीं होगा, वो बंदा इसका नॉमिनी होगा कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये वाले भाई साहब आके मेरी कंपनी को विरासत के कवानीन के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक मेरे बच्चों तक मुंतकिल करें। अगर तो इस्लामिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं, अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो जो रेलेवेंट लॉ कोई और कानून होगा उनकी इनहेरिटेंस का, इस्लामिक लॉ की हम बात नहीं करेंगे, उसके मुताबिक वो होगा। और ये कंपनी को तब तक ट्रस्टी के तौर पे चलाएगा, ट्रस्टी जिस पे भरोसा किया गया है, जो कि बस बीच में आ रहा है, तब तक चलाएगा जब तक ये शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाते। अब अगला मसला, उस एक बंदे का एक ही बच्चा है या एक से ज्यादा बच्चे हैं? अगर तो एक बंदे का एक ही बच्चा है तो वो सिंगल मेंबर से सिंगल मेंबर ही रहेगी, और अगर एक से ज्यादा हुए तो फिर कन्वर्जन करना पड़ेगी। If transfer is made to more than one legal heir, एक से ज्यादा वारिसों को अगर हमने लीगल वारिसों को ट्रांसफर किए, company shall cease to be SMC and shall follow the process of conversion to private company। तो इसका मतलब है कि सेक्शन ने हमें बताया कि जब भी कंपनी रजिस्टर करानी हो तो पब्लिक कंपनी कम से कम 3 से रजिस्टर होगी, प्राइवेट कम से कम 2 से रजिस्टर होगी, और सिंगल मेंबर सिर्फ एक बंदे से रजिस्टर होगी। हाँ, ये बंदा रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ नाम दे देगा किसी ऐसे शख्स का कि अगर अचानक इसकी डेथ हो गई तो इसकी कंपनी खत्म ना हो, वो केयर टेकर आके कंपनी को जिंदा रखे और इसके बच्चों को ट्रांसफर करवा सके। अगर तो 1% को ट्रांसफर हो जाए तो एसएमसी का स्टेटस बरकरार रहेगा, मोर देन 1% को ट्रांसफर हो तो ये एसएमसी कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में, उसका एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, और देन उन बच्चों को ट्रांसफर करके ये ट्रस्टी भाई खुदाफिज कहेंगे कि मैंने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया और चले जाएंगे। समझ आया सेक्शन? सेक्शन 14 प्री में जो 3 सेक्शन नहीं हमने पढ़े थे वो 9, 14 और 15, यहाँ तक बात समझ आई जी? सर एक से ज्यादा पर्सन नॉमिनेट कर सकते हैं? एक से ज्यादा पर्सन नॉमिनेट यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपने मतलब एक ही वो करना होता है, वो आगे से अगर अपने कुछ असिस्टेंट्स के साथ आना चाहे उसकी मर्जी। नॉमिनी और ट्रस्टी एक ही, जिसको नॉमिनी किया है वो अब जब वक्त कंपनी को चलाना शुरू कर देगा तो वो उस वक्त ट्रस्टी होगा, कि उस वक्त वो आपके बिहाफ पे आपका नुमाइंदा बन के चल रहा है, वरना वो सिर्फ एक नॉमिनी है, मतलब वो घर बैठा हुआ है, वो कंपनी में कभी भी नहीं घुसेगा, सिर्फ एक टाइम पे घुसेगा अगर ये बंदा मर जाता है। तो सिर्फ मरने की सूरत में वो बच्चों तक ट्रांसफर होने के दौरान कंपनी की बागडोर संभालेगा। हम चाह रहे हैं कि कंपनी बंदे के मरने साथ फौत ना हो जाए, तो इसलिए एसएमसी में एक एडिशनल पॉइंट आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त बताना पड़ता है, बाकी कंपनियों में नहीं बताना होता क्योंकि वो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं। सर जब तक वो ट्रस्टी होगा वो डिविडेंड लेगा? वो ट्रस्टी है, सिर्फ ट्रस्टी है। ज्यादा से ज्यादा वो सर्विस चार्जेस अगर लेना चाहे तो बच्चे डिसाइड करेंगे कि उसको मिलना है, अगर बच्चे माइनर तो फिर वो बच्चों के बड़े होने का इंतजार करेगा या गवर्नमेंट के कवानीन को फॉलो किया जाएगा। मजे की बात है कि बच्चों को मेंबर बनाने के लिए उनके मेजर होने का इंतजार करना जरूरी नहीं, हाँ डायरेक्टर बनाने के लिए उनको इंतजार, तो मेंबर हो सकता है माइनर, लेकिन डायरेक्टर के लिए माइनर पे पाबंदी है। सर नॉमिनी से अंडरटेकिंग नहीं की जाएगी? ऑब्वियसली बात ये है कि हम तो सिर्फ इतना पढ़े जितना इधर लिखा हुआ है। ऑब्वियसली वो नॉमिनी अगर आगे कंपनी खा जाए फिर क्या होगा? तो पहली बात है कि आप नॉमिनी करेंगे किसी बहुत ही काबिल भरोसा बंदे को, और अगर वो आपको धोखा दे जाए तो इसका मतलब है ये भी आपका कसूर है कि आपने गलत बंदे पर भरोसा किया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहां तो लोग इस तरह की चालबाजी करते हैं। ऐसे में फिर लिखत पढ़त भी होती है, आप उससे साइन करवाएंगे, एग्रीमेंट वो होगा, बच्चों को कहेंगे कि वो दराज में फलाना कागज पड़ा हुआ है, अगर मुझे कुछ हो जाए वो कागज देख लेना, उस पर लिखा होगा, स्टाम्प पे बात हुई होगी, 100 तरह की, जाहिर है एक बंदा एहतियात तो करेगा।
तो उन्होंने कहा वो एहतियात करे ना करे, कुछ वाजिब एहतियात लॉ ने बता दी कि एसएमसी ने तो शुरू में एक और बंदा कम से कम नॉमिनेट कर देना है कि अगर अचानक से डेथ हो जाए तो बंदा, अभी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर उस बंदे की पहले डेथ हो जाए फिर क्या होगा। जिंदगी है ना, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है जी। ये ट्रस्टी की नॉमिनी एक ही, जी बिल्कुल, वही नॉमिनी को हम ट्रस्टी कह रहे हैं। अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले यही बात हुई, वही जो सिंगल मेंबर पर्सन के मरने पे, हाँ, जिसको उसने नॉमिनी किया, जब तक वो आया नहीं वो नॉमिनी है, जब वो आ गया तो वो एज अ ट्रस्टी कंपनी को चला रहा है उस दौरान जब तक बच्चों तक चीजें मुंतकिल नहीं होती। तो ये शेयर्स लीगल हेयर्स को ही जाएंगे, ये शेयर्स लीगल हेयर्स को ही जाएंगे, उसको नहीं जाएंगे, ट्रस्टी को नहीं जाएंगे जी। दोनों अगर साथ मर जाते अब ये देखे ना, अभी तो मैंने आपको बताया कि लॉ ने दूसरे बंदे के मरने का नहीं बताया, तो अब जब नहीं बताया तो फिर ये वाला सवाल भी इसी तरह से मतलब तशनला भी रह जाएगा कि क्या होगा इस केस में। ये भी नहीं बताया गया कंपनी, हाँ ये भी नहीं बताया गया कि बच्चे पहले मर जाए फिर क्या होगा, बच्चे वो ही नहीं। हाँ इसीलिए उन्होंने लीगल बच्चे नहीं कहा, लीगल हेयर्स का। लीगल हेयर्स का मतलब जो भी आपके वारिस हो सकता है, आपका भाई आपका वारिस बन जाए, आपका चाचा आपका वारिस, कोई भी, मतलब फिर विरासत के कानून चलेंगे, वो कहाँ किस किस को अटैच करते हैं, और हो सकता है जिसका कोई ना हो गवर्नमेंट उसकी वारिस बन जाए। सर इसी परपेचुअल सक्सेशन, यही तो परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी जिंदा रहती है, बंदे बदलते रहते हैं। सर खैर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ऑनगोइंग सक्सेशन। बात समझ आ गई, अब सिर्फ शोगल मोगल हो रहा है। जानवर भी हो सकता है हमारी नॉमिनी जी बिल्कुल। मूवी के एतबार से अगर बात करें तो बहरहाल मतलब मूवीज में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ हम एक नेचुरल पर्सन का जिक्र करते हैं, लीगल पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन का जिक्र करते हैं। इसलिए हमारे लॉ ने ना वर्ड नेचुरल पर्सन डिफाइन कर दिया। कंपनी रजिस्टर करानी है, कैसे कराएंगे? 5 स्टेप्स या कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करानी है तो ये चंद दोस्त हैं जो कि बिजनेस कर रहे थे, अब मजबूरन कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, या ये चंद दोस्त हैं जो अपनी खुशी से कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं। खुशी से करवाएं या मजबूरी से करवाएं। आपने सबसे पहले एक प्यारा सा नाम चूज करना है और रजिस्ट्रार से कंफर्म कर लेना है कि क्या ये नाम अवेलेबल है, क्या हम ये नाम रख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का शनाख्ती कार्ड, इस पे कंपनी की बेसिक डिटेल आ रही होगी, कंपनी क्या है, किस किस तरह से होगी, क्या करेगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, यानी अगर मैंने एक सफे पे कंपनी के बारे में जानना है तो मेमोरेंडम है, जिस पे लिखा होगा कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी की क्या लायबिलिटी है, कितना शेयर कैपिटल है, कौन है बानियान जिन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई। वो एक कागज पे अगर आपको सिंगल पेजर इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी तो वो मिलेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। तो इसको मैं नॉर्मली प्यार से कहता हूँ कंपनी का शनाख्ती कार्ड। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें रूल्स बनाएंगे, कंपनी शेयर कैसे इशू करेगी, कंपनी इलेक्शन कैसे कराया करेगी, कंपनी वोटिंग कैसे करेगी, कंपनी ये काम कैसे करेगी। तो लॉ में हम जगह जगह बहुत सारी बातें पढ़ते रहते हैं। तो आर्टिकल्स में आप बता रहे होंगे कि कंपनी का क्या तरीकाकार होगा, कंपनी अपने ऑपरेशंस कैसे चलाएगी। तो आपने अच्छा सा नाम चूज किया, मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया, ये दोनों डॉक्यूमेंट पकड़े और मिस्टर रजिस्ट्रार के पास जमा करा दिए। अब यहाँ रजिस्ट्रार या तो आपके डॉक्यूमेंट पकड़ के रजिस्टर कर लेगा आपको, या आपको इनकार कर देगा, कहेगा कुछ मसलों मसाइल है। फर्ज करें वो आपको रजिस्टर कर लेता है तो फिर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने का सबूत कि कंपनी रजिस्टर हो। अगले चैप्टर में नेम के ऊपर यूनिट पढ़ेंगे, मेमोरेंडम पे यूनिट पढ़ेंगे, आर्टिकल पे यूनिट पढ़ेंगे, रजिस्ट्रार और ये इनकॉर्पोरेशन वाली बातें इसके ऊपर यूनिट पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर की बातें थी ही नहीं जो कि हम खामखा इसमें पढ़ रहे हैं। खैर अब जब पढ़ रहे हैं तो जरा ये डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार में जितनी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर ने दी है जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो आपने जमा कराने हैं, एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी जमा कराना है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाए और रजिस्ट्रार को जब आप जमा कराने गए तो एक हल्फिया बयान भी होना चाहिए कि हम लोगों ने तमाम कवानीन को फॉलो करके इस कंपनी को रजिस्टर कराने लगे हैं और हम चंद हज़रात हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हम कंपनी बनाएं। तो मेमोरेंडम, आर्टिकल और ये डिक्लेरेशन उठा के आप रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे। जब रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे तो उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर वो सेटिस्फाई हो तो वो रजिस्टर कर लेगा और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, वो रिफ्यूज कर दे
क्यों रिफ्यूज करेगा? डॉक्यूमेंट मिसिंग है कोई और चीज, तो वो अगर रिफ्यूज करेगा तो आपको डिफेक्ट्स बताएगा, डेफिशिएंसी लेटर देगा, जैसे आईकेएफ की तरफ से आता है कई दफा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज मिसिंग हो वो डेफिशिएंसी लेटर आ जाता है, तो वो आपको डेफिशिएंसी बताएगा। अब कंपनी वाले वो डेफिशिएंसी ठीक करके दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है उन्हें लगे रजिस्ट्रार ने हमारे साथ जान के जिद की है, तो एससीसीपी मेन अथॉरिटी को, हेड ऑफिस, वो अपील कर सकते हैं कि देखें जी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और एससीसीपी उस अपील के बाद जो फैसला सुनाएगी वो फुल फाइनल होगा, वो किसी अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे तो या तो आप डेफिशिएंसी रिमूव करके वो कर दें, और रजिस्ट्रार उसके बाद उसको देख लेगा, और अगर आप डेफिशिएंसी रिमूव नहीं कर रहे या आप रिमूव कर भी रहे हो और रजिस्ट्रार फिर भी अड़ी कर रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एससीसीपी के पास 30 दिनों के अंदर रिफ्यूजल के चले जाएं, अपील कर दें, और एससीसीपी का जो फैसला है वो फिर फुल एंड फाइनल होगा। हाँ, लेकिन अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने तमाम रूल्स एक्ट फलाना फलाना चीजें सही से फॉलो की हैं, तो फिर वो आपकी कंपनी को कर लेगा रजिस्टर और आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां तक बात समझ आई? एक स्टेप आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या कुछ लिखा होगा? 4 बातें लिखी होंगी, आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी किस नाम से रजिस्टर हुई है, और कंपनी का उनकी हाँ सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। नंबर 2, किस दिन रजिस्टर हुई है। नंबर 3, इन दो में से कौन सा स्टेटस है, क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक है। और नंबर 4, उन 3 में से क्या स्टेटस है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड। याद है हमने कहा था बाय लायबिलिटी 3 कैटेगरीज हैं, बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट 2 कैटेगरीज हैं। तो आपको शुरू में कंपनी रजिस्टर करते हुए बताना है कि आप उन 3 में से कहां जा रहे हैं, और ये बताना है कि उन 2 में से कहां जा रहे हैं। तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सप्रेसली बताएगा कि ये कंपनी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंपनी इस दिन वजूद में आई, और ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट वो बताएंगे, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। तो ये 4 बातें आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखी होंगी। ये कंक्लूसिव एविडेंस है, हतमी एविडेंस है कि कंपनी रजिस्टर हो गई। एक स्टूडेंट ने बड़े जोश में मुझे बताया कि सर हम लोगों ने ना कुछ कंपनी बनाने का प्लान था, तो हमने एक बंदे से बात की, उसने हमसे 5000 रुपए लिए और उसने हमें कंपनी रजिस्टर कर दी। 5000 में कैसे रजिस्टर कर दी, कितने डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा 4। अब वो 4 डायरेक्टर्स की जो ऑनलाइन साइनिंग की रिक्वायरमेंट है वो इससे महंगी है। तो मैंने कहा नहीं 5000 में कंपनी नहीं रजिस्टर हुई होगी। उन्होंने कहा नहीं रजिस्टर हुई है सर, हमें कागज भी दिया उन्होंने रजिस्ट्रेशन का। मैंने कहा कागज दिखाओ, कागज दिखाया, पार्टनरशिप डीड थी। तो अगेन जब मुझे कागज नजर नहीं आया ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो मैं नहीं मानूंगा कि कंपनी रजिस्टर हुई है। कंपनी रजिस्टर होने पे रजिस्ट्रार आपको चीख के कसम खा के कहते मैंने कंपनी रजिस्टर कर दी, इंटरनेट पे इश्तिहार दे दे, फेसबुक पे ऐड चला दे, ये एविडेंस नहीं है। एविडेंस क्या है? उनकी तरफ से आया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस पे कम से कम ये 4 बातें लिखी हुई होंगी, ये कंक्लूसिव एविडेंस है। इसका मतलब है कि कंपनी रजिस्टर हो गई। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है उस दिन से जितने भी बानियान हैं, वो जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपने साइन शाइन किए हुए थे, वो सब के सब कंपनी के मालिक बन गए, और अब वो वाजिब है कि वो आर्टिकल्स के मुताबिक कंपनी को चलाएंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स जब रजिस्टर हो जाते हैं तो वो सबको बाउंड कर देते हैं, जो बानियान है वो भी बाउंड होते हैं कंपनी के रूल्स फॉलो करने के लिए, और कल को कोई और मेंबर्स आए जिन्होंने साइन नहीं किए थे, कानून कहता है वो भी वैसे ही पाबंद होंगे जैसे कि वो लोग जिन्होंने साइन किए थे। सर कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन 3 तरह की कंपनियों में से एक हमने मुनफरिद कंपनी पढ़ी थी जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी थी। उसके अंदर रीजन भी समझी थी क्यों ऐसा होता है। लेक्चर में से है ईरान नंबर है जी। यहाँ तक बात समझ आएगी? सर नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उनको इधर एडिशनल पॉइंट भी लिखना होगा? नहीं, असल में वो सर्टिफिकेट के साथ लाइसेंस भी लेंगे, 2 चीजें। तो वो लाइसेंस भी उनके साथ बदलेंगे, वो इधर पब्लिक के तौर पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट नहीं पब्लिक होता। डन। आखिरी सेक्शन कहाँ गया सेक्शन? मेरा सेक्शन को बाजिए ज़बानी चाहिए। सेक्शन नंबर 15, फर्ज करें यहाँ सेक्शन नंबर 15 रखा। सेक्शन नंबर 15 ने ये कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे कंपनी नहीं चलेगी। अगर आप कोई भी कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे पे चला रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 2। एसएमसी तो 1 है ना, 1 से नीचे तो 0 होता है, उसको तो साइड पे करते हैं। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3।
आसान अल्फाज में पब्लिक में 3 और एनी अदर 2 या इस तरह से करके, या प्राइवेट में 2 और अदर्स 3। अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे कंपनी चला रहे हैं और ये ऑफेंस आपका 6 महीने से ऊपर फैला हुआ है, 180 दिन से ज्यादा आपने कंपनी अनरजिस्टर्ड फॉर्म में चलाई, यानी कंपनी तो रजिस्टर हुई भी है लेकिन कंपनी अपने मिनिमम मेंबर्स के साथ नहीं चल रही, तो जितने भी लोग इस जुर्म में शरीक हैं वो उस दौरान होने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर पर्सनली अनलिमिटेड लायबल होंगे, जैसे कि पार्टनरशिप में लोग हुआ कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी थी 3 बंदों की, उनमें से एक छोड़ के चला गया और बाकी 2 ने नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बढ़ाए और वो 2 चलाते रहे, कंपनी को चलाते रहे, और उनको पता था कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चले गए हैं, और कंपनी 8-10 महीने 12 महीने फर्स्ट करें 1.5 साल तक ऐसे चलती रही कम मेंबर्स के साथ। तो उस 1-1.5 साल में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसके लिए कंपनी नहीं, ये लोग पर्सनली लायबल होंगे, तो वो जो लिमिटेड लायबिलिटी की शील्ड थी वो हट जाएगी। बस यहाँ पे एक अजम्पशन लॉ ने ली है, बड़ी मजाकिया किस्म की है। वो अजम्पशन ये है कि वो लोग बच सकते हैं अगर वो साबित कर दें कि उन्हें पता नहीं लगा। मतलब 2 बंदे कंपनी चलाते थे, 2 कुर्सियां रखी होती थी, एक बंदा 6 महीने तक अकेली एक कुर्सी पे बैठता था, अकेले काम करता था, 7 वाली कुर्सी को अक्सर उदासी से देखता था कि यहाँ कोई नहीं आ रहा, और 7 महीने तक वो इस उदास मोड में चलाता रहा और उसे पता ही नहीं लगा कि कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली गई है। तो कानून ने खूबसूरत सी अजम्पशन ली है, इंसान है बोल भी सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आईकेप चेक करें, आईकेप का सवाल भी दाग दिया, उन्होंने कहा 2 बंदे हैं, दोनों कंपनी के मेंबर हैं, एक कंपनी के विजिट पे, लंबे विजिट पे मुल्क से बाहर गया और वहां जाके मर गया। देखिए ना, मतलब सोचने वालों ने सोचा, उन्होंने कहा अब बताओ जब पाकिस्तान में मौजूद है उस बंदे पे क्या लायबिलिटी। आप कहेंगे 1 मिनट रुक जाए, पहले 6 महीने पूरे होने थे। अगर 5 महीने और 29 दिन हुए और वो मेंबर इंक्रीज कर दे तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर हो जाए टाइम, 180 दिन से ऊपर हो जाए टाइम, तो जितने भी लोग कंपनी उस दौरान चला रहे थे और वो ये जानते भी थे, they were cognizant of the fact, वो जानते थे, वो समझते थे, वो पता था उन्हें कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चला रहे हैं, तो वो कंपनी के उस दौरान किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनली लायबल कंपनी। तो ये वो सेक्शन है जो सामने नजर नहीं आ रहा, कंपनी हवा में चल रहा है। मतलब कि कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो कंपनी कंपनी ही रहेगी, लेकिन इस कंपनी की वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दी जा सकती है। आपको याद है एप्लीकेशन देने का मतलब नहीं है कि कंपनी बंद हो गई, एप्लीकेशन से वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बंद होने के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल क्या किया था, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब बंद हो जाएगी। तो यानी अगर कंपनी मिनिमम से नीचे चल रही है तो दिस इज एन ऑफेंस जिसकी बेस पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन खुद ब खुद बंद नहीं हो जाएगी। हाँ, जो ये लोग हैं इनको हमने सजा दी कि तुम लोग पर्सनली लायबल हो गए जी। ये लिमिटेड लायबिलिटी की एक्सेप्शन भी हो सकती है। ये लिमिटेड लायबिलिटी की एक्सेप्शन बन जाएगी। और सर ये 180 डेज है, सर ये वर्किंग डेज में भी या नहीं, ये कंसेक्टिव 180 दिन है। 6 मंथ? हाँ, वर्किंग डे हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ डिविडेंड के अंदर नजर आएंगे, वरना हमेशा इन्होंने जो 2 बताए हैं वो कंसेक्टिव डेज है। प्रॉक्सी में तो आवर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वहां डेज नहीं बताए थे, वो तो 48 आवर्स थे। अब 48 आवर्स में उनको फिर हुआ कि यार जब हमने इतने आवर्स बताए, मतलब हम दिन लेवल पे भी नहीं जा रहे, इतना कम टाइम है कि हम आवर्स बता रहे हैं, इसलिए वहां पे छुट्टी का जिक्र उन्होंने किया था। अदरवाइज जब भी डेज हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो हमेशा कंसेक्टिव डेज हैं। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के वक्त वो हमें वर्किंग डेज बताएंगे, और वो भी कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन है जिनका थोड़ा सा पोर्शन हमारे सिलेबस में है, उसके अंदर वो वर्किंग डेज का जिक्र किया। वर्किंग डेज वो कहते हैं उन दिनों के जब बैंक खुला होता है, जिन दिनों में बैंक की कॉमन छुट्टी होती है, जैसे सैटरडे संडे, जैसे 1 जनवरी, जैसे इस तरह की कुछ और जिसपे बैंक की ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे होती है, वो दिन वर्किंग डे कॉमन होता है। डन। बैंक की 1 जनवरी को क्यों बंद होता है? बैंक 1 जनवरी को क्यों बंद होता है? क्योंकि 31 दिसंबर को वो सुबह 4 बजे तक बैठे होते हैं, तो अगला दिन भी उन्होंने काम कर लिया होता है, तो वो उनको एक एड मिलता है। 31 दिसंबर उनकी क्लोजिंग हुई होती है, तो उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने ऑफिशियली बैंकिंग सेक्टर को 1 जनवरी को ऑफ करने का कहा है कि बस अब वो फिर उससे कट ऑफ भी लग जाता है। पिछला सारा साल क्लोज हो गया, 1 जनवरी ऑफ कर लिया, अब 2 जनवरी से अगले साल के अकाउंट बनेंगे, तो वो उस दिन भी छुट्टी कागजों में होती है। कुछ लोग बेचारे बैठ के अगले साल की सारी वर्किंग वो कर रहे होते हैं, तो अकाउंटेंट्स को छुट्टी नहीं होती। ऑडिट वगैरह भी हो रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। डन। तो अब इस चैप्टर में जो रह गया था, हमने पढ़ लिया, कुछ मिस तो नहीं किया हमने?
ठीक है, हमने इसे वो कर दिया। अब वो जो 2-3 डेफिनेशन हम लोगों ने ब्रेक लगाई थी, वो मैंने आपको जो बताया था, मैं एक दफा जरा स्क्रीन पे दिखा दूं। मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑफिशियल्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए लॉ एंड गवर्नेंस, इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अल्फाज हैं इसलिए नहीं पढ़ा। ऑफिशियल्स हमने कहीं और पढ़ लिया। मेंबर की डेफिनेशन हमारी रहती है और ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो अभी हमने चैप्टर में नहीं पढ़ी, उसको देख के नहीं परेशान होना। कल इसके सवाल जवाब करते हैं और अगले चैप्टर में धुआंधार एंट्री दे देते हैं इंशाल्लाह। ये हमारी किताब के चंद बड़े चैप्टर हैं।